आज हम बात करेंगे जरा बलूचिस्तान की कि बलूचिस्तान में क्या प्रॉब्लम है और खास तौर पे इंडिया को उसमें इतना क्या इंटरेस्ट है। बताइए। इंटरेस्ट है आप लोगों को इतना ज्यादा, खास तौर पे आपको मैं देखती हूँ कि आप बहुत ज्यादा एक्टिव हैं बलूचिस्तान इशू को लेकर, और बहुत सारे लोगों का आपने और वैभव जी ने इंटरव्यू भी किया है, और जिसकी वजह से पाकिस्तानी जो हैं वो बड़े आपसे नाराज हैं कि जी ऐसा क्यों करते हैं। तो क्या इंटरेस्ट है भारत का बलूचिस्तान में? देखिए, भारत का क्या इंटरेस्ट है ये तो मैं नहीं कह सकता। वो तो कोई सियासी जो पार्टी है या सियासी लोग हैं वही बताएंगे। मैं अपना बता देता हूँ मेरा क्या इंटरेस्ट है। पहली तो चीज आरजू जी, हमने कभी ये नहीं बोला कि पाकिस्तान कश्मीर का मुद्दा क्यों उठाता है। ये भारत ने कभी नहीं। आप जरूर उठाएं, आपका हक है उठाने का मुद्दा। आप यूएन में उठाएं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, जहां पे पाकिस्तान को ठीक लगे पाकिस्तान वहां पे कश्मीर का मुद्दा उठाए। प्रॉब्लम है जब पाकिस्तान बेस्ड टेरर ग्रुप्स कश्मीर में आते हैं और कश्मीर में कत्लो गारत करते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक स्पीच दी थी जिसमें बोला था कि पिछले 30 साल में 42,000 से ज्यादा अफराद वहां पे हलाक हो चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। तो एक बात हमें यह समझनी पड़ेगी कि हम जो बलूचिस्तान की बात करते हैं, राइट, हम जो बलूचिस्तान की बात करते हैं, अक्सर पाकिस्तान में पाया जाता है कि पाकिस्तान या पाकिस्तानी जो तकरीर देते हैं इसमें या फिर कोई कोई आर्ग्यूमेंट देते हैं, उसमें कहते हैं साहब कि जो कश्मीर का मसला है यूएन से रिकॉग्नाइज्ड है, इसलिए ये वैलिड है। देखिए, ऐसी बात नहीं। यूनाइटेड नेशंस जो बना था, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल 1945 में बनी थी, राइट, और करीब 75 साल, अगर मेरा कैलकुलेशन गलत नहीं है तो 75 साल हो गए। इसका मतलब ये नहीं कि उसके पहले के मसले जो भी थे वो सब झूठे थे, ऐसा नहीं है। बात ये होती है कि अगर कुछ लोग डिससैटिस्फाइड हैं, कुछ लोग बात कर रहे हैं, तो हम उनके बारे में हमें बात करनी चाहिए। और आप लोग बेशक कश्मीर की बात करें, जरूर बात करें, एज लॉन्ग एज देयर इज नो वायलेंस। इशू तब है जब अब्दुल बासित साहब जो हाई कमिश्नर थे इंडिया में पाकिस्तान के, जब वो कहते हैं साहब कि हथियार उठाना जायज है और वहां पे जो तंजीमें हैं वो उनको हम सपोर्ट करना चाहिए, दुनिया को सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि वो जायज है। और फिर उन्होंने पता नहीं कौन सी एक अग्रीमेंट का भी हवाला दे दिया कि साहब ये करना बहुत बढ़िया है और सभी ये जायज है एज पर इंटरनेशनल लॉ। वो गलत बात है। मुझे लगता है अब्दुल बासित साहब ने गलत बात करी, सही बात नहीं करी। कोई इंटरनेशनल लॉ ये नहीं कहता कि आप टेररिस्ट को भेजें किसी और मुल्क में दहशतगर्दी फैलाने के लिए। जहां तक कराची स्टॉक एक्सचेंज पे अटैक का मामला है जो बीएलए ने ओन करा है, मैंने साफ एक बात बोल दी है और ये मैं बार बार बात ये कहता हूं, दोबारा आपकी शो में आरजू पॉइंट ऑफ व्यू पे रिपीट कर रहा हूं मैं, कि सब जिसमें कोई नॉन कॉम्बैटेंट मारा जाए, कोई भी नॉन कॉम्बैटेंट हो, वो गलत है। यू हैव नो राइट टू किल अ वुमन, अ चाइल्ड और अ नॉन कॉम्बैटेंट। वो जवान हो, बुजुर्ग हो, आपने उसको मारा, गलत है। चाहे वो कश्मीर में मरे, चाहे वो बलूचिस्तान में मरे, चाहे वो कराची में मरे, चाहे इंग्लैंड में, कहीं पे भी मरे, नॉन कॉम्बैटेंट को हाथ मत लगाइए। ये गलत बात है, ये मैं कभी सपोर्ट नहीं करूंगा। बलोच अगर लड़ रहे हैं, आप जरूर लड़ें। जहां पे आपने नॉन कॉम्बैटेंट को हाथ लगाया, देन ऑल बेट्स आर ऑफ। देन आई एज अ फॉर्मर आर्मी ऑफिसर विल नॉट सपोर्ट। और ये मैंने जो मेरा वीडियो पहले वायरल हुआ था ना, जिसमें बोला था कि साहब आप, मैंने उसमें बोला था ट्रेनिंग करो, मैंने उस वीडियो में भी बोला था, इफ यू सी somebody with his family, उसमें आपने देखा होगा, if you see somebody with your family, don't touch him। परिवार के साथ कोई हो, खानदान के साथ हो, औरत बच्चे, कभी आप टच ना करें। बाकी हमारे अपने इंटरेस्ट्स हैं। बलूचिस्तान को हम, जैसे आप कश्मीर चाहते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, आपका एक नारा है, पाकिस्तान में बड़ा फेमस नारा है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। हम लोगों का ये नारा है कि बलूचिस्तान बनेगा आजाद। हम ये नहीं चाहते कि बलूचिस्तान भारत का हिस्सा बने, बिल्कुल भी नहीं। बलूचिस्तान एक आजाद मुल्क बने, ये हम चाहते हैं। आप लोग चाहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ये बस आपका मौजू और हमारा मौजू, इसकी लड़ाई है। बिल्कुल ठीक मेजर साहब, यहाँ पे मैं आपको रोकूंगी और मैं बिल्कुल जवाब में लूंगी ब्रिगेडियर साहब से। जी ब्रिगेडियर साहब, आप क्या जवाब देंगे मेजर साहब? देखिए, बात ये है कि कश्मीर के बारे में तो 1948 ऑनवर्ड ये डिस्प्यूटेड एरिया है। इट्स आई एम श्योर कि मेरे गौरवार और इंडिया में जवाहरलाल नेहरू खुद गए थे यूनाइटेड नेशंस में, वहाँ जाके कहा और एक्सेप्ट किया यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशंस के वहाँ पे प्लेबिसाइट होना चाहिए। अब मैं बात करता हूँ बलूचिस्तान की। बलूचिस्तान इज़ एन इंटेग्रल रिकग्नाइज्ड वर्ल्ड वाइड। ये पाकिस्तान का एक बहुत अहम सूबा है जो कि हमारा हक है कि हम उसमें कितने डेवलपमेंट कर रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं। हमें पता है कि पाकिस्तान वहाँ पर क्या कुछ कर रहा हो, बलोच भाई हों, हमारे पश्तून भाई हों या सिंधी भाई हों या पंजाबी हों, वी आर ऑल मेड इन पाकिस्तान। सो उसके ऊपर तो कोई इशू किसी का हक नहीं है। जी
जी यहाँ से वैभव जी आपकी तरफ चलेंगे। अच्छा, इनका एक ये है वैभव जी का, मैं कहूंगी कि बड़े ही नाइस पर्सन, वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग, लेकिन जब हम इनका चैनल देखते हैं या हम इनकी ट्वीट्स देखते हैं तो वो हमेशा अजीब अजीब सी, और खासतौर पे पाकिस्तान के बड़े खिलाफ होती। चीमा साहब आपसे काफी नाराज हैं वैसे, मैं यहीं पे बता दूं, चीमा साहब बहुत गुस्से हैं वैभव जी से। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में कि क्यों आपका चैनल जो है वो इस तरह की वीडियोस लगाता है, इसमें मेजर साहब भी होते हैं और आप लोग बलूचिस्तान पे मुसलसल बात करते हैं और इसी तरह से आपकी ट्वीट्स भी होती हैं? देखिए, मुझसे तो आसिफ गफूर साहब बहुत नाराज थे, तो अब आसिफ गफूर ने नाराज होकर क्या कर लिया था, चीमा साहब नाराज होकर क्या कर लेंगे, तो पहली चीज तो वो। दूसरी चीज ये है कि देखिए, ब्रिगेडियर साहब ने कुछ बातें कही, जैसे उन्होंने कहा कश्मीर का बताया कि ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड मसला है। तो देखिए, बात यह है कि जब हम यूनाइटेड नेशंस की बात करते हैं तो यूनाइटेड नेशंस इज द टूथलेस टाइगर। ऐसा एक मसला बताया जो यूनाइटेड नेशन में दुनिया में कभी सुलझाया हो, कोई एक डिस्प्यूट दो पावर्स के बीच में। रशिया ने क्रीमिया को अनेक्स कर लिया, यूनाइटेड नेशंस ने क्या कर लिया? अभी ब्रिगेडियर साहब बता रहे थे कि दूसरे मुल्क, आजाद मुल्क के ऊपर हमला करना और ये सब करना, वो करना, उसने तो एनेक्स कर लिया, पूरा पूरा मुल्क को गसब कर गया। वो यूनाइटेड नेशंस कुछ कर पाया? कुछ नहीं कर पाया। इस तरह के दुनिया भर के मसले मसाइल हैं। यूनाइटेड नेशंस हैज नेवर बीन इफेक्टिव इन एनी मैनर। दूसरी चीज इन्होंने बताया कि अब मुझे थोड़ी हंसी भी आई कि उन्होंने कहा कि बुरहान वानी ने शम्मा जला दी है और वो ऐसी शम्मा है। अब देखिए सर, मुझे नहीं पता, आपको शायद इसके बारे में पता हो नहीं पता हो, बुरहान वानी मारा गया था जब, तो उसने वो मारा इसलिए गया बिकॉज उसकी 5 गर्लफ्रेंड्स थी और वो एक गर्लफ्रेंड ने टिप ऑफ कर दिया आर्मी को कि वो दूसरी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा है। उसको मालूम चला, वो जेलसी के मामले में उसको इन्फॉर्मेशन मिली, वो मार दिया गया। तो सर अब ऐसे लोग जो, मतलब ये कौन सी शम्मा जलाते हैं सर, अब मैं क्या बोलूं। अच्छा, एक बात ये है कि आपने बात की थी कि वो बुरहान वानी शहीद है। देखिए सर, आपके यहाँ तो वजीर आजम ने उसामा बिन लादेन को शहीद बोल दिया, तो बुरहान वानी तो शहीद है ही है, फिर तो वो कोई बात ही नहीं है। जब उसामा बिन लादेन शहीद हो सकता है और वो नेशनल असेंबली में खड़े होकर के उसके ऊपर तबसरा कर रहे थे कि उसको शहीद कर दिया अमेरिका ने, तो अभी उसमें मैं क्या बोलूं। अब वो भी चीज आपकी ठीक है, आप उसको शहीद बोल सकते हैं, आपका नजरिया। बलूचिस्तान जो है, बलूचिस्तान देखिए, नेहरू लेके गए थे कश्मीर का इशू, नेहरू की गलतियों की कीमत अदा करना हिंदुस्तान ने बंद कर दिया सर। और नेहरू ने वही नहीं, नेहरू ने और भी बहुत सारे ब्लंडर्स किए हैं जिनको रेक्टिफाई किया जा रहा है और वो चीजें धीरे धीरे रेक्टिफाई होंगी। मुझे पता है गांधी से और नेहरू से बहुत प्यार आजकल जागा हुआ है पाकिस्तान में लोगों को कि ये गांधी वाला हिंदुस्तान नहीं रह गया, अब ये नेहरू वाला हिंदुस्तान नहीं रह गया। तो ठीक है सर, अब अगर आपको इतनी मोहब्बत थी तो आप अलग क्यों हुए? पहली चीज, जिन्ना की तस्वीर पीछे लगाते हैं और आगे बैठ के तबसरा कर रहे होते हैं नेहरू और गांधी के बारे में, उनसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे होते हैं आपके वजीर आजम और दुनिया भर के जो एनालिस्ट हैं। तो बलूचिस्तान का जो इशू है वो नेहरू नहीं लेके गए, तो ये कोई इसका मतलब ये नहीं कि हम उसकी बात नहीं करेंगे। बलूचिस्तान का जो मसला है वो, कश्मीर में तो आर्म्ड इंसर्जेंसी 1989 में शुरू हुई, बलूचिस्तान में तो आर्म्ड जो फ्रीडम मूवमेंट है वो 1948 से चल रही है। जो खान ऑफ कलात के जो भाई थे, he was the first person to take the path to the mountains। सबसे पहले वो माउंटेन्स पे चढ़े थे 1948 में और उन्होंने आर्म्ड मिलिटेंसी शुरू करी बलूचिस्तान में। तो आप जब कंपैरिजन करते हैं, और आपने कहा कि हम तो उनको मटेरियल सपोर्ट नहीं करते, हम ये नहीं करते, हम वो नहीं करते। सर देखिए, मुशर्रफ साहब ने किताब लिखी है, आपके यहाँ बहुत सारे जनरल्स ने किताबें लिखी है, और आपके यहाँ जो अभी हैं कुछ लोग, ये रिटायर हो जाएंगे तो ये भी लिखेंगे कि उन्होंने कैसे पीओके में कैंप्स बनाए, वो कैसे लोगों को लेके आए, फिर कैसे जेकेएलएफ को इसलिए जेकेएलएफ बोला गया ताकि उसका कोई रिलीजियस कॉनोटेशन ना निकले, क्योंकि इट शुड साउंड लाइक यू नो वेस्टर्न फ्रीडम मूवमेंट। तो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट नाम दिया गया, कोई इस्लामिक नाम नहीं दिया गया। फिर बाद में इस्लामिक नाम की तंजीमें बनाई गई पाकिस्तान के अंदर, जो कि वहां पे हमेशा एक्टिव रही हैं। तो सर आप डिनाई कर दें, मैं डिनाई कर दूं, मुझे नहीं पता रॉ बलूचिस्तान में क्या करती है क्या नहीं करती है। मेरे हिसाब से तो सर कुछ भी नहीं कर रही है, उसको बहुत कुछ करना चाहिए। मैं तो यहाँ पे जब भी लोगों से मिलता हूँ तो मैं तो हमेशा कंप्लेन करता हूँ कि रॉ कुछ कर ही नहीं रही, ठीक है। तो और हमारे यहाँ बहुत सारे जितने डिफेंस एनालिस्ट आपको दिल्ली में मिलेंगे या थिंक टैंक्स में, वो सारे हमेशा कंप्लेन करते हुए मिलेंगे कि यार हमने बलूचिस्तान का, पश्तूनों का, महाजिरों का हमने इशू कभी नहीं उठाया। इनके जो मसले मसाइल हैं, इनकी जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स होती हैं, और आपके यहाँ पे जो सहाफी उनकी बात करता है, ये हामिद मीर टाइप, उनको सीतापुर का चॉकलेट खिला दिया जाता है 2 मिनट में। तो ये सर, ये सारी चीजें हैं जिसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। सही, बिल्कुल। जी ब्रिगेडियर साहब, आप क्या जवाब देंगे वैभव सिंह जी को? देखिए, बात यह है कि अगर आपके
प्राइम मिनिस्टर उस वक्त जो नेहरू गए थे वहाँ पर यूनाइटेड नेशन में, तो अगर आपको उन पर एतराज़ है देन आप एक डिस्प्यूट तो रिकग्नाइज है ना, इसको तो हम नहीं कह सकते रिकग्नाइज नहीं है, तो व्हाई डोंट यू सिट विद पाकिस्तान एंड ट्राई टू रिजॉल्व इट देयर व्हेन यू सिट। और जितनी भी लड़ाई होगी आपकी, अल्टीमेटली चाहे सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, कोई वॉर ले लें, देन यू हैव टू सिट अक्रॉस द टेबल एंड रिजॉल्व द इशू। एंड पर्टिकुलरली पाकिस्तान इंडिया के केस में कि आर बाउंड्रीज आर परमानेंट, जो नेबर्स परमानेंट होते हैं, बाउंड्री परमानेंट होती हैं, यू शुड लर्न टू लिव पीसफुली, इट इज बोथ ऑफ अस। ठीक है जी मेजर साहब, लेकिन एक चीज और है कि आप लोगों को सीपैक से भी प्रॉब्लम है, और आपको लगता है कि जैसे ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि बैठ के बात हो सकती है। लोग आपने बात करी सीपैक की, देखिए साहब, कई पाकिस्तानी कहते हैं, मैं बस 1 मिनट लूंगा, कई पाकिस्तानी ये कहते हैं कि साहब इंडिया बड़ा जेलस है क्योंकि सीपैक है और इतनी बड़ी ट्रेड है। मैं पहले भी आप ही के वीडियो में बता चुका हूं कि सीपैक टोटल अभी इन्वेस्टमेंट $45 बिलियन का हुआ है, 45 बिलियन का वो, और जो 60 बिलियन है वो 15 साल के पीरियड में होना है पाकिस्तान में। मैंने डॉक्यूमेंट्स पढ़ी है सीपैक की, जितना सीपैक का 15 साल में होना है उससे ज्यादा, उससे दुगना हर साल इंडिया में होता है। इतना, उससे ज्यादा, उससे 1.5 गुना ज्यादा हमारी सिर्फ चाइना के साथ ट्रेड है। तो $60 बिलियन फॉर इंडिया इज पीनट्स, मतलब ये हमारे लिए कुछ भी नहीं है। जो हमने अभी इकोनॉमिक पैकेज दिया अपने लोगों को, दैट वाज $300 बिलियन। तो कोई भी, मैं पाकिस्तानी भाई बहन जो भी हमारे सुन रहे हैं, दोस्त हमारे सुन रहे हैं, किसी को भी लगे कि $60 बिलियन बहुत बड़ा नहीं है। $60 बिलियन हर साल, करीब $70 बिलियन हर साल चाइना को हमसे बेनिफिट होता है ट्रेड में। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि मैं अक्सर ये बात पूछता हूं, मैं चाहता हूं ब्रिगेडियर साहब इस बात का जवाब दें। जो सीपैक है, सीपैक में कुछ होगा, और सीपैक से मुझे आज तक नहीं समझ में आया, एक ऑफिसर है, मैं नाम भूल गया, जनरल साहब है पाकिस्तान के, जिन्होंने ऑन द रिकॉर्ड जाके कहा है, मैंने वैभव को वो भेजा भी था, जीओसी पेशावर कोर, हाँ जीओसी जो पेशावर के हैं शायद वही हैं, उनका वीडियो भी है, मैं आपको भेज दूंगा। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड वर्दी पहन के आए और उन्होंने बोला है कि साहब इसके टर्म्स एंड कंडीशंस तो आप क्लियर करें ना, हमें खुद समझ में नहीं आ रहा ये क्या है। और वो वीडियो मैं आपको बताऊंगा, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि ये सब जो है ये लूटमार बचा रखी है चाइनीज ने, ये क्लियर है ही नहीं, इट इज नॉट क्लियर वो क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान को उससे क्या बेनिफिट है। देखिए, 2 चीजें हैं, पाकिस्तान का अपना इंडस्ट्रियल बेस नहीं है, तो इसमें चाइना को क्या चाहिए, चाइना को बेसिकली पाकिस्तान से राहदारी चाहिए, आपको एक रास्ता चाहिए कि गवादर तक आना है। इसके अलावा पाकिस्तान क्या दे रहा है इन रिटर्न। दूसरी चीज, आखिरी मेरा पॉइंट है, जो हम कहते हैं ना कि चाइना और पाकिस्तान के बीच में ताल्लुकात हैं जो स्ट्रेटेजिक, जरूर होंगे, मैं मना नहीं कर रहा, मेरा एक लिमिटेड पॉइंट यह है कि पाकिस्तान ने चाइना को आज तक क्या दिया है। आपने कौन सी चाइना में इन्वेस्टमेंट कर दी? हमने फैक्ट्रीज खोली है चाइना में, हमारे गलवान में इतनी लड़ाई हुई चाइना के साथ, लोग हमारे वीरगति को प्राप्त हो गए, चाइनीज मारे गए, हमारी इन्वेस्टमेंट्स है वहां पे, हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट है। आपने चाइना के लिए क्या करा? सिर्फ ये कह के कि हमारा जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है पाकिस्तान का, जो कोई डिनाई नहीं करता। एज एन इंडियन आई कैन नॉट डिनाई दैट इट इज वन ऑफ द मोस्ट जियो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट कंट्रीज ऑन अर्थ, पाकिस्तान। ये सच्ची बात है, ये सच्ची बात है। लेकिन इसके अलावा कौन सा आपने कार बना दी, कौन सा आपने कंप्यूटर बना दिया, कौन सी आपने सॉफ्टवेयर बना दी जो चाइना को चाहिए? ये सिर्फ खेल राहदारी का है। तो मैं ये कहना चाहता हूं जी, आरजू, बिफोर यू गो टू वैभव, कैन आई जस्ट मेक अ क्विक 1-2 पॉइंट्स? श्योर। इंडिया, हमने कभी सीपैक के लिए ऑब्जेक्ट नहीं करा, हमारा सिर्फ 1 सिंगल ऑब्जेक्शन है, सीपैक इंडिया से आता है। 1994 पार्लियामेंट के रेजोल्यूशन के तहत गिलगिट बाल्टिस्तान और पीओके, जिसको आप लोग आजाद कश्मीर बोलते हैं, वो भारत का अभिन्न अंग है और सीपैक की एंट्री वहां से होती है। दैट इज आवर ओनली ऑब्जेक्शन। हम चाहते हैं चाइना $200 बिलियन इन्वेस्ट करे पाकिस्तान में, हमें क्या दिक्कत हो सकती है? आपका मुल्क अलग है। अलाउ मी टू कंप्लीट सर विद योर परमिशन, पहली चीज। दूसरी चीज ये है ना कि अगर हम डिस्कस कर रहे हैं सीपैक, तो मैं बता दूं, हर एक डील, हमारी जितनी भी डील्स हैं, इंडिया की डील्स जितनी भी हैं, आप उनके पेपर्स पब्लिकली अवेलेबल हैं। अमेरिकन ने अगर 100 बिलियन इन्वेस्ट करे हैं, अगर सऊदीज ने 100 बिलियन इन्वेस्ट करे हैं, राइट, सीपैक का अभी भी पाकिस्तानी आवाम को नहीं बताया गया कि जो इन्वेस्टमेंट है, क्या लोन है, कितना पैसा आपको देना है, अगली किस्त कब जाएगी। और यही वो आपके जो जीओसी साहब थे, जीओसी साहब ने यही वो वीडियो, में अगर होता तो मैं आपको जरूर भेजता। मैं वैभव आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप आरजू और ब्रिगेडियर साहब को दोनों को भेजें। वो जो सर्विंग ऑफिसर है, सर्विंग जीओसी हैं पाकिस्तानी आर्मी के, वो कह रहे हैं साहब कुछ पता ही नहीं है, देयर इज नो क्लैरिटी।
वैभव अब आप बोल सकते हैं, आपको वैभव का टर्न है तो आई थिंक वैभव कैन स्पीक व्हाटएवर। तो देखिए वो मेजर साहब अभी बता रहे थे, वो पेशावर कोर के जो जीओसी थे उन्होंने उसमें एक लाइन कही थी, उसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तानी सीपेक में सिर्फ क्या पंचर लगाने के लिए गाड़ियों के, तो ही सेड दिस। तो अब उन्होंने क्यों कहा, क्यों नहीं कहा, आप वहाँ जर्नलिस्ट हैं, आप उनसे इंटरव्यू करें, उनसे पूछें कि भाई उन्होंने ऐसा क्यों कहा, अगर सीपेक इतना ही बड़ा गेम चेंजर है तो। दूसरी चीज ये है कि ब्रिगेड साहब बार बार कह रहे हैं कि बात करें बात करें बात करें। सर 70 साल से तो बात कर रहे थे। नेहरू साहब आपने खुद कहा कि वो खुद यूनाइटेड नेशंस लेके गए, फिर उसके बाद जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स आए इंडिया के, सबने पाकिस्तान की जो सिविलियन लीडरशिप थी उसके साथ बात करी, इवन मिलिट्री डिक्टेटर्स के साथ बात करी। रिजल्ट क्या निकला? अगर वाजपेयी साहब बस लेके लाहौर गए तो बदले में कारगिल किसने किया? अगर, और नवाज शरीफ ने खुद बोला था कि मुशर्रफ ने मेरी पीठ पे खंजर घोंपा, ठीक है, मैंने नहीं कहा, नवाज शरीफ ने खुद कहा। उसके बाद मोदी साहब अगर वहां गए उनके पोती की शादी में, तो उसके बदले में उरी और पुलवामा और पठानकोट और क्या क्या, जब भी इंडिया ने कोई इनिशिएटिव लिया है आपके यहाँ से, आपका जो डीप स्टेट है, आईएसआई है, वो इस तरह की मिस एडवेंचर्स करती है ताकि टॉक्स डिरेल हो। तीसरी चीज ये है कि आप आज बात करना चाहते हैं, आप आज से पहले बात नहीं करना चाहते थे। आपसे मुराद मेरी कि आपकी जो रियासत है वो आज इसलिए बात करना चाहती है बिकॉज वो बैंकरप्ट हो चुकी है, उसके ऊपर ग्लोबल प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ा है, जो डिप्लोमेटिक आइसोलेशन हुआ है, और जो ओवर डिपेंडेंस चाइना के ऊपर हो गई है कि बिना चाइना के यू कैन नॉट इवन मूव एन इंच। आपका चाइना के सिवा दुनिया में कोई दोस्त नहीं रहा। आप 2-3 बिलियन डॉलर के लिए वजीर आजम को ड्राइवर बनना पड़ रहा है सऊदियों का और दुबई वालों का। तो जो आवाम जाकर के काम दुबई में करती है वो काम आउटसोर्स कर लिया पाकिस्तान में वजीर आजम ने। तो ये चीज जो है इसके ऊपर हमको सोचना पड़ेगा। और आपने कहा कि वो पावर प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, कॉरिडोर बन रहा है पूरा सीपेक का। सर जो बिजली आ रही है ना सर, वो थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स चाइना आपके यहाँ शिफ्ट कर रहा है। वो थर्मल पावर यूनिट्स जो कि चाइना में ऑब्सोलीट हो चुके हैं, जो पेरिस जो ये डिक्लेरेशन हुआ था एनवायरमेंट का, मुझे उसका एग्जैक्ट नाम अभी नहीं मेरे दिमाग में आ रहा है, तो उसके तहत जो है आपको थर्मल पावर के ऊपर डिपेंडेंस अपनी कम करनी है। तो चाइना ने जो कमिटमेंट करी थी, तो वो अपनी ऑब्सोलीट प्लांट्स जो कि कम से कम 10 टाइम्स मोर कार्बन एमिट करते हैं एज कंपेयर टू न्यू थर्मल पावर प्लांट्स, वो अपने पावर प्लांट्स वहां से उठा करके आपके यहाँ शिफ्ट कर रहा है, थर्मल पावर प्लांट्स। पहली चीज आपने कहा JF-17 थंडर जो है आपने बनाया सर, बहुत अच्छा है, आपने JF-17 थंडर बनाया, उसमें सर आपने इंजन चाइनीज नहीं लगाया, इंजन आपने रशिया से लिया है, ठीक है। JF-17 थंडर का जो इंजन है दैट इज रशियन, और इंडिया ने कभी प्रोटेस्ट नहीं किया रशिया के साथ कि भाई आप उनको इंजन क्यों दे रहे हैं। तो आप ये जो कहते हैं कि इंडिया हमेशा प्रोटेस्ट करता है, अपोज करता है, हम तो नहीं करते, तो सर आपने तो स्ट्रेटेजिक आपने उनसे इंजन लिया अपने JF-17 के लिए, हमने उसके ऊपर ऑब्जेक्ट नहीं किया। JF-17 थंडर जो है वो इतना ग्रेट फाइटर जेट है कि चाइना खुद नहीं इस्तेमाल करता उसको, ठीक है सर। तो ये तो JF-17 थंडर की कहानी है। फिर आपने एक बात की थी कि आप भी यहाँ पे आकर के सीपेक में इन्वेस्ट करें, बात करें। सर देखिए हम पिछले 25-30 साल से हम लोग डिमांड कर रहे थे आपसे कि आप हमको रूट दें सेंट्रल एशिया जाने के लिए, ठीक है। हम अफगानिस्तान ने कितनी बार बोला, अफगानिस्तान के फॉर्मर प्रेसिडेंट्स, डिप्लोमैट्स और उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स सारे के सारे दे आर ऑन रिकॉर्ड ये कंप्लेन करते हैं कि चाइना कभी, ये पाकिस्तान कभी भी अलाउ नहीं करता इंडिया से ट्रेड जो है अफगानिस्तान के अंदर, और उसकी वजह से हमको चाबहार में जाकर के हमको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ी। तो अगर आपने अगर ये रूट दिया होता तो चाबहार की जरूरत ही नहीं पड़ती, उसकी नौबत नहीं पड़ती। आपने कहा कि सऊदी और दुबई और यूएई खुद आके इन्वेस्ट करें। सर अभी आपके यहाँ पे साल भर पहले तक ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आपके बड़े बड़े डिफेंस एनालिस्ट प्रोपेगेट करते थे कि जो ग्वादर पोर्ट है इसके खिलाफ यूएई साजिशें कर रहा है, बिकॉज ये जो है ये रिप्लेस कर देगा जो दुबई पोर्ट है, जहां से आज की डेट में चाइना की मेजोरिटी ऑफ ऑयल ट्रेड होकर के जाती है। उसके जो शिप्स हैं वहां डॉक होते हैं, वो सारे के सारे जो है वो ऑब्सोलीट हो जाएंगे। तो ये जो है यूएई और हिंदुस्तान मिल गया है, और यूएई जो इतनी $75 बिलियन की इन्वेस्टमेंट इंडिया में कर रहा है, वो इंडिया को खुश करना चाहता है। सऊदी अरेबिया इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट कर रहा है बिकॉज दे वांट टू सिक्योर। और यूएई और सब सऊदी अरेबिया, यू आर अ डिफेंस एनालिस्ट, आपको ही पता है कि यूएई और सऊदी अरेबिया कभी भी दे आर लाइक यूएस एंड कनाडा या यूएस एंड यूके, वो एक दूसरे के रास्ते में नहीं आते, एक दूसरे को अकोमोडेट करते, फैसिलिटेट करते हैं।
तो सर ये जो आप मुझे बातें कह रहे हैं सर, मैं उनसे बिल्कुल एग्री नहीं करता हूँ। और लास्ट में बस एक पॉइंट मैं ये बोलना चाहता हूँ, जहां तक कश्मीर की बात है सर, कश्मीर पे बात हो सकती है। मैं आपको बताऊं, इंडिया में जो लास्ट मैंने शो किया था आज का, तो मैंने उसमें भी ये चीज कही थी कि इंडिया में मूड चेंज हो चुका है आवाम का। जो पॉलिटिशियंस कंजर्वेटिव थे पहले के, वो जब ये बात करते थे इस तरह की बातें कि हम अगर टेररिज्म हो भी गया तो कोई बात नहीं, हम बातचीत करें, सर वो बातचीत का दौर खत्म हो चुका। अब इंडिया का कोई पॉलिटिशियन अफोर्ड नहीं कर सकता है कांग्रेस पार्टी जैसी इतनी पुरानी पार्टी, इतनी सबसे इंडिया की पहली नेशनल पार्टी, सर वो 3 डिजिट्स में सीट्स नहीं ला पा रही है। क्यों? क्योंकि वो भी सर उसी तरह की बातें करते हैं जैसे आप कर रहे थे। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं एक ब्रिगेडियर साहब को, कह रहे हैं कि प्लेबिसिट करो सर। प्लेबिसिट में पहला यही है कि पाकिस्तानी आर्मी वहां से जाएगी। आप प्लेबिसिट करवा दें, आप यू नो व्हाट, नहीं सर, आप अगर उसको पढ़े यूएन रेजोल्यूशन जो है 1948 के, हाँ उसमें मैंने भी पढ़ा है सर, उसमें सिंपल ये कहता है कि पाकिस्तान फर्स्ट, पहली शरायत ये है उसमें। और अब हमने कश्मीरियों को ये बोला है, जो 2 खानदान है ना, इनको अलग कर रखा है, जिनकी वजह से इतना यहाँ पे कंफ्यूजन था और जितना करप्शन यहाँ पे था। और कश्मीरियों को साफ साफ बोल दिया कि साहब देखिए, डेवलपमेंट का पाथ है, ठीक है, मुल्क एक बार आजाद होता है, कोई ये मुल्क नहीं है कि बार बार हमें आजादी 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 आजादी। फिर देखिए कश्मीर की आजादी होगी, फिर बलूचिस्तान की आजादी होगी, फिर सिंधु देश की आजादी होगी, फिर पख्तूनिस्तान की आजादी। ये सर देखिए सब आता है सर। ऐसा है कि मैं आपको बताता हूँ बलूचिस्तान कहां से आ गया। मैं कह रहा हूं बलूचिस्तान में 60-65% लोग पख्तून है, बलोच नहीं है। इट इज अ पख्तून मेजोरिटी स्टेट जो एरिया ऑफ बलूचिस्तान। सर मैं कह रहा हूं, अगर मैं कह रहा हूं 50-50 भी है, उसमें से काफी लोग हैं who do not want to stay with पाकिस्तान। मैं ये कह रहा हूं माइनॉरिटी है। अब मैं आपको बात बताता हूं, चलिए माइनॉरिटी है, कितने टेररिस्ट हैं कश्मीर में? 200, 150, 200। पत्थरबाज कितने हैं? पत्थरबाज 20,000 हैं, 30,000 हैं। टोटल पॉपुलेशन कश्मीर वैली की है करीब 70-80 लाख। जो लोग पत्थर फेंकते हैं, ये जो टेररिज्म करते हैं, वो 0.5% है, 0.5% भी नहीं है, वो दे आर लेस देन 0.5%। तो ये पाकिस्तान में पूरा जो हो गया ना कि सारा कश्मीर 1965 में पाकिस्तान ने जब अखनूर पे चढ़ दौड़ा था, अटैक करा था, पाकिस्तान के बैटल प्लान का सबसे बड़ी ये चीज थी कि साहब जो कश्मीरी मुसलमान है वो हथियार लेके खड़ा हो जाएगा, वेलकम करेगा। एक कश्मीरी मुसलमान आज तक खड़ा नहीं हुआ। कारगिल की लड़ाई हुई, एक खड़ा नहीं हुआ बंदा, जबकि कारगिल एरिया इज मुस्लिम मेजोरिटी, शिया है वहां पे, इट्स अ शिया मेजोरिटी एरिया कारगिल, और पूरा का पूरा वहां पे एक बंदा खड़ा नहीं हुआ। तो देखिए जमीनी हकायक जो है ना, ये थोड़े से अलग हैं। हम लोग पाकिस्तान में कौन सी चीज सेल करते हैं, कौन सी चीज बेचते हैं पाकिस्तान में कि चल जाए, लोग इमोशनल हो जाएं। आपने बोला कि साहब हम ये कश्मीर डे मनाएंगे और ये डे मनाएंगे, और लोगों को फरवरी में, मार्च में कभी मनता है कश्मीर डे, तो आपका तो जब भी है तो ये मनाएंगे। लेकिन जमीनी हकाइक जो है, ठीक है, मैं ये मानने को तैयार हूं कि वहां पे अगर मैं बोलूं कि जी सभी बहुत मुतमईन है, सभी बड़े खुश हैं इंडिया से, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इंडिया से सभी खुश तो दिल्ली में भी नहीं है, सब लोग कंप्लेंट करते हैं इंडिया में। ये तो हमारी वैभव की 4 चीजें होंगी, मैं खुश नहीं हूं, मुझसे पूछिए मैं खुश नहीं हूं। हर एक बंदा इंडिया में कंप्लेन करता है, ये डेमोक्रेसी के रंग है, कोई बात नहीं। आखिरी बात, ये जो हम बात करते हैं ना, कश्मीर में किलिंग हो रही है, ये सब हो रही है, लोग मारे जा रहे हैं, कश्मीर से ज्यादा किलिंग तो यूपी में होती है। क्या बात कर रहे हैं आप? इतना सा कश्मीर है, आप लोगों ने उसको बना दिया 3rd वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, न्यूक्लियर अटैक हो जाएगा। अरे उससे ज्यादा यूपी में, बिहार में, बंगाल में किलिंग होती है। मुझे एक चीज कहना चाहूंगी, एक चीज ब्रिगेडियर साहब, मैं मेजर साहब आपसे एक चीज पूछना चाहूंगी इससे पहले कि मैं जाऊं आगे। वो ये कि हर कोई, जैसे कोई बलोच हो जो कि पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहा है या अलग होने की बात कर रहा है, चाहे अल्ताफ हुसैन हो MQM के लीडर, आप क्यों उन सबके साथ हमें नजर आते हैं? क्यों ऐसा लगता है कि आप उनके साथ बात करके उस चीज को और हवा दे रहे हैं? अल्ताफ भाई मेरे बड़े भाई हैं, हमारे बड़े भाई हैं अल्ताफ भाई, हम उनकी इज्जत करते हैं अल्ताफ भाई की। जो आपके मरी हैं, जो बुकती हैं, बलोच हैं, ये सब भाई हैं। सर मैं अल्ताफ भाई की इज्जत करता हूँ, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। 25,000 people of MQM have been killed in Karachi in operations. He has got the complete list. उन्होंने 25,000 कहाँ से आ गए? मैं कराची में रहता हूँ, मुझे सर मैं आपको सर उसी तरीके से आ गए जैसे आप लोग कहते हैं ना 3 लाख कश्मीरी मार दिए।
वही है सर। ये तो सर एक बड़ी मशहूर गजल है सर, बड़ी मशहूर गजल है सर गुलाम अली की। ये बातें छोटी बातें ये लोगों ने फैलाई हैं। वेरी फेमस ऑफिसर, बड़ा जाबाज अफसर है कश्मीर पुलिस का, इम्तियाज हुसैन ने अपना एक एग्जांपल दिया था ट्विटर में। उनकी 14 साल की कजन को मारा टेररिस्ट ने, 14 साल की कजन को मारा। उनका ट्वीट है इम्तियाज हुसैन के, आप ट्विटर हैंडल पे जाइएगा, ब्लूटिक हैंडल है उनका। इम्तियाज हुसैन साहब ने बोला कि मेरे कजन सिस्टर को मारा, बहुत पहले की बात है, और मेरे घर पे फोन आ गया कि तुम ब्लेम करो कि बीएसएफ ने मारा है। कह रहा है ये कश्मीर है जहां पे लाशें बिकती हैं, डेथ सेल्स। जी वैभव जी, आपके चैनल पे हर उसको जगह दी जाती है जो पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहा हो, चाहे वो आपका फेवरेट है, वो मैं कुछ नहीं कह सकती। जैसे मेजर साहब ने कहा कि जी अल्ताफ हुसैन बड़े पसंद है, तो इसी तरह से बलोचिस्तान के बारे में भी आप चलाते रहते हैं। और आजकल उजैर बलोच का यहाँ पे बड़ा शोर मचा हुआ है, वो भी जरूर आपने देखा होगा। तो जीआईटी की जो रिपोर्ट आई है उसमें भी यही है कि जी इंडियन इंटेलिजेंस भी जो है वो भी कुछ खबरें ले रही थी कि कहाँ कहाँ पर आर्मी के जो है वो हेडक्वार्टर्स हैं, और उनसे कुछ कैचेस वगैरह भी लिए हैं। तो क्यों आप लोग मुसलसल इस चीज को जो है सपोर्ट करते हैं? खुद तो आप चाहते हैं आपके मामले में कोई बोले नहीं, और पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल काम हो रहा है। दूसरे कराची स्टॉक एक्सचेंज के लिए भी यही कहा गया था कि उसमें इंडियन इन्वॉल्व थी कहीं ना कहीं। मैं इन्वॉल्व था, मुझे बोला था। आपकी तो 2 एफआईआर भी कट चुकी है। बिल्कुल एफआईआर कट चुकी है जी, क्या करें। देखिए सबसे बड़ी बात ये है, तो आपने उजैर बलोच का नाम लिया। अच्छा, ये अली जैदी को ये जो नई जीआईटी मिली है घर पे उनके, ये मिली कैसे है? और उनको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक शरारती साफी ने पूछा कि अच्छा वो जो शख्स आया था जो आपके गार्ड को दे के चला गया ये लिफाफा क्या खाकी कलर का था? तो उन्होंने कहा जी 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 खाकी कलर का था। ठीक है, सो ये लिफाफा कहाँ से आया ये भी हमको पता है। ठीक है, ये नई जीआईटी कहाँ से आई जिसमें किसी का साइन नहीं है। जो जीआईटी पीपल्स पार्टी ने जमा कराई थी, जो दिखाई थी, वो जीआईटी पे आईएसआई का साइन है, आईबी का साइन है, बाकी आपके जितने इदारे हैं नेशनल सिक्योरिटी के सबका साइन है। अली जैदी की तो जीआईटी पे किसी का साइन नहीं है, और आया वो खाकी लिफाफे में है। ठीक है, तो ये एक चीज देख लें। और उजैर बलोच तो आपके मिलिट्री इंटेलिजेंस का बंदा है, उसको रॉ ने कैसे उसको हायर कर लिया? इसका मतलब है कि रॉ बड़ा अच्छा काम करती है, फिर आप जबरदस्ती आप लोग क्लेम करते रहते हैं कि आईएसआई नंबर 1 है। अगर आपके एमआई के बंदों को रॉ हायर कर ले रही है तो ये तो मतलब अब इससे ये तो बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट दिया आपने। तीसरी चीज, ये उजैर बलोच ने मारा किसको था? ये जो लियारी में जो पूरी गैंग वॉर चल रही थी, किसको मार रहे थे? ये एमक्यूएम वालों को मार रहे थे ना। तो जो तो एमक्यूएम वाले तो रॉ एजेंट है आपके हिसाब से, तो यानी कि रॉ एक आदमी को पैसा दे रही थी अपने एजेंट मरवाने के लिए। मतलब ये तो कमाल ही हो गया फिर तो। ठीक है, और तीसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी साहब को, ब्रिगेडियर साहब को बड़ा अफसोस हो रहा था कि उस बच्चे को इस तरह से उठा के लेके गए और उसके सामने जो है उसके दादा को मार दिया। सर साहिवाल में पिछले साल एक केस हुआ था, वहां पे उस बच्ची और 2 बच्चियों के सामने उनके पूरे परिवार को गोली मार दी, माँ को भी मार दी, बाप को भी गोली मार दी। किसने मारी थी? आपके यहाँ सीटीडी वालों ने मारी थी ना। और उसमें क्या एहतसाब हुआ आज तक? ठीक है, या एक भी बंदे का कन्विक्शन हुआ? या उन दोनों, वो जो दोनों बच्चियां थी जिनको मीडिया जो उनके पीछे पड़ा हुआ था, मुझे नहीं पता वो साइकोलॉजिकली उनके ऊपर कितना इम्पैक्ट पड़ा होगा जब आप छोटी छोटी बच्चियों के सामने माँ बाप को गोली मार दी जाए। ठीक है, और घेर करके मारा था, बीच सड़क पे मारा था, गाड़ी रोक के मारा था। आप यहाँ कोई बात करता है इसके ऊपर? आपने कभी कहा कि भाई इसमें क्या बना इस केस में, या ये जो बंदे थे इनको इंसाफ हम दिलवाएंगे? इमरान खान ने बड़ी बातें करी थी कि हम इनको इंसाफ दिलवाएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। वो केस आज भी वही है जहां पे 1 साल पहले था वो। आपने कहा कि डैम जो है वो हम हाइड्रो पावर बना रहे हैं चाइना यहाँ पे। सर अगर चाइना डैम बना रहा है तो सर फिर ये डैम फंड आपकी हुकूमत क्यों कलेक्ट कर रही? तो वो चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब, वो डैम बनाते बनाते डैम फुल बना गए पूरी कौम को। ठीक है, वो गायब है, वो दिखते ही नहीं है। कोई बंदा बेचारा मोबाइल से 10 रुपए दे रहा था अपने बैलेंस से, कोई 50 रुपए दे रहा था। और इमरान खान ने भी जो अपील की थी जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है उनसे कि भाई आप इसमें पैसे डालें। साकिब निसार साहब तो लंदन, कनाडा और पता अमेरिका कहाँ जाकर के वो बड़े बड़े चेक्स, जैसे वो क्रिकेट मैचेस में वो बड़े बड़े चेक मिलते हैं ना, तो वो साइज के चेक्स जो है ले लेकर के फोटो खिंचवाते फिर रहे थे। तो सर वो डैम फंड कहाँ गया, उसमें कितने पैसे इकट्ठा हुए, ये इसका हिसाब किसी के पास नहीं है पाकिस्तान में। ठीक है, और लास्ट पॉइंट मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सर देखिए जहां तक बात कश्मीर की है, सर कश्मीर का मसला जो है ना, आधा
आधा मसला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लास्ट ईयर सुलझा दिया था अगस्त में, और इंशाल्लाह आधा जो मसला है वो समय के साथ सुलझ जाएगा। लेकिन जो जैसे मेजर साहब ने कहा कि टेरिटोरियल इंटीग्रिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, सर आपने कहा ना, मेजर साहब ने बात ही शुरू करी थी इसी पॉइंट से कि भाई आप बात करें कश्मीर की, किसने रोका है? आप 100 साल नहीं, आप 200 साल 2000 साल बात करें कश्मीर की, आपको बात करने से किसी ने रोका है? आप कश्मीर का मसला उठाएं यूएन में, यहाँ वहां, चाहे जहां आपको उठाना हो, आप अपने स्टैंड से पीछे ना हटे। लेकिन अगर टेररिज्म होगा, कोई बंदा गन उठाएगा, सर यहाँ दिल्ली में शाहीन बाग में बैठ करके लोगों ने और जेएनयू में लोगों ने खड़े होकर नारे लगाए कि भारत की बर्बादी तक जंग चलेगी, तो सर यहाँ पे सर बड़े तमाशे चलते हैं सर। डेमोक्रेसी में ना सर, डेमोक्रेसी इज द डांस ऑफ स्टूपिडिटी। यहाँ सब कुछ चलता है, यहाँ पे दुनिया भर का तमाशा चलता है। मोदी को दरिंदर मोदी और उसको खूनी, कातिल, बहुत तरह के वर्ड्स लोग यूज करते हैं। क्या मोदी ने कभी जवाब दिया? मोदी ने इमरान खान के एक ट्वीट का जवाब नहीं दिया आज तक, और लंबे टाइम में ना। हाँ, और इमरान खान ने कम से कम 500 ट्वीट किए होंगे अगस्त से लेकर अभी तक, एक ट्वीट का जवाब नहीं दिया मोदी ने। तो ये सर डेमोक्रेसी में ये होता है, जब एक जो बंदा इलेक्टेड होता है ना, वो एक इलेक्टेड बंदे की तरह सोचता है, और जो सिलेक्टेड होता है वो सिलेक्टेड की तरह बिहेव करता है, क्योंकि उसका ट्विटर हैंडल भी कोई तीसरा बंदा चला रहा होता है, वो खुद नहीं चलाता। सर गन किसी ने भी उठाई, आपके यहाँ पे किसी ने गन उठाई, आपकी स्टेट टॉलरेट नहीं करेगी। उसी तरीके से हमारे यहाँ भी अगर कोई गन उठाएगा तो स्टेट टॉलरेट नहीं करेगी, मारेगी। हमने सर फौज कोई दिखाने के लिए 26 जनवरी की परेड के लिए तो रखी नहीं है, ठीक है। जो एंटी स्टेट एलिमेंट्स होंगे सर, उनको मारते रहे, उनको मार रहे हैं, उनको मारते रहेंगे। सर ये जो अवार्ड्स बने हुए हैं, शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र, सर ये भी तो देने होते हैं ना, तो सर वो चलेगा मामला। अच्छा, कालाबाग डैम बन गया, अगर कालाबाग डैम बन गया तो नहीं बना, लेकिन आप 2 डैम बन जाएंगे, ये बेफिक्र है। 2 डैम और मोमेंट डैम दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड ऑफ। सर आई होप कि बन जाए, पाकिस्तान की नीड है ये, क्योंकि जब कालाबाग डैम जैसा बना था, अगर उसी तरह ये दोनों डैम भी बन गए तो सर फिर वो मसला हो जाएगा। तीसरी चीज ये है, आपके जनरल हमीद गुल थे, उन्होंने रॉ पे इल्जाम लगा दिया था कि कालाबाग डैम जो रॉ ने नहीं बनने दिया। अगर रॉ इतनी पावरफुल थी कि उसने कालाबाग डैम नहीं बनने दिया, तो ये दोनों डैम भी नहीं बनने देगी फिर। तो ये चीज है सर। और लास्ट में अपना सबमिशन देना चाहता हूँ कि इंडिया पाकिस्तान के जो मसले है ना, मैं कंक्लूड कर रहा हूँ ये कि इंडिया के और पाकिस्तान के जितने भी मसले हैं वो सारे सॉल्व हो सकते हैं। कोई भी ऐसा मसला नहीं है जो रिजॉल्व नहीं हो सकता, लेकिन उसकी हर एक बात, इवन बात करने के बिना जो प्री कंडीशन है वो ये है कि जितने भी सर्कस हाउसेज हैं, लश्कर तैयबा, यूनाइटेड जिहाद काउंसिल, लश्कर, ये दुनिया भर के जैश ए मोहम्मद, ये सब आपको बंद करने पड़ेंगे। और आपने जो हैविली जो आर्म्ड किए हुए ना अपनी यहाँ जो पॉपुलेशन जो है, ये टेररिस्ट ग्रुप्स को, आपको इनको डिसआर्म करना पड़ेगा। तभी जा करके ये, जब तक टेररिज्म बंद नहीं होगा तब तक बात नहीं होगी। चाहे वो मोदी की गवर्नमेंट हो, चाहे वो किसी की भी गवर्नमेंट हो, कांग्रेस जैसी इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट ने भी टेररिज्म के ऊपर आपसे बात नहीं करी थी कि सर आप ये पाकिस्तान से बड़ा ही आर्गुमेंट आता है कि वो सब अरेस्ट हैं और वो सब जेल में। सर लखवी का बच्चा हुआ था सर, वो जेल में था, 2 साल तक जेल में था, उसके घर में बच्चे हो रहे। सर ये कैसे हुआ था कमाल, जरा सर मुझे ये समझाएं। कि मैंने नहीं सुना, ये आपसे सुन रहा हूँ, मेरे नॉलेज में। अरे सर ये ऑन द रिकॉर्ड है सर। देखिए पाकिस्तान में एक बच्चा हुआ था, एक बच्चा हुआ था, उसका बेटा हुआ था जब वो जेल में था, एक बच्चा हुआ था। देखिए लड़ाइयाँ ये चलती रहेंगी। आप जो बात कर रहे हैं टेररिज्म, पाकिस्तान इज नॉट इन्वॉल्व नाउ। पाकिस्तान देखिए, पहले आप लोग भी छेड़छाड़ कर रहे थे, ISI भी करती है, रॉ भी करती है, इस पे कोई डाउट नहीं है।